हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 16 मई के एडिटोरियल डिस्कशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल डिस्कशन। आज हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसमें पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नोटा के बारे में। क्या नोटा सभी इलेक्शन में कंपल्सरीली अप्लाई होना चाहिए या नहीं? तो ये आर्टिकल पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि नोटा होता क्या है। नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। ये भारत में अप्लाई किया गया 2013 के बाद से। कोर उद्देश्य इसका ये था कि एज अ वोटर जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पास कुछ कैंडिडेट्स, उनकी पार्टी, उनके सिंबल होते हैं। आपको उनमें से किसी एक को चुनना होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से किसी को वोट ना दें तो ऐसा कोई अधिकार आपके पास नहीं था। आपको किसी को वोट नहीं देना तो भाई आप फिर वोट ही मत दो। इसी बात को रिजॉल्व करते हुए नोटा को ऐड किया गया, जो ये दिखाता है कि वोटर को किसी भी कैंडिडेट में भरोसा नहीं है। लेकिन बेसिक लॉजिक ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि अगर 4 लोग खड़े और 5वां नोटा है और नोटा को 4 से ज्यादा वोट आ गए तो नोटा के हिसाब से सबको दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए, इन कैंडिडेट्स के अलावा नहीं। भारत में अभी जो सिस्टम है वो ये है कि नोटा को चाहे सबसे ज्यादा वोट पड़े या ना पड़े, हो सकता है 3 लोग हो और चौथा नोटा हो, और 3 लोगों में एक व्यक्ति को 1 वोट पड़ जाए और नोटा को 50,000 वोट पड़े, तब भी जिस कैंडिडेट को 1 वोट पड़ गया वो जीता हुआ माना जाएगा। ये सिस्टम है नोटा के एप्लीकेबिलिटी का। यानी नोटा सिर्फ इसलिए है कि आपको अगर किसी को वोट नहीं देना तो आप जाके वहां पर इलेक्शन बूथ पर आप नोटा दबा सकते हो, पर उसकी कुछ ऐसी वैलिडिटी नहीं है। तो अभी विधि सेंटर ने बोला है कि भाई हम चाहते हैं कि नोटा को हर एक इलेक्शन में अप्लाई होना चाहिए, चाहे एक ही व्यक्ति चुनाव में क्यों ना खड़ा हो, जो अनअपोज जीत जाएगा उसके केस में भी नोटा होना चाहिए, ताकि लोग अपनी राइट्स का इस्तेमाल कर सकें। अब यहां इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे क्या वजह है वो पूरी कहानी इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मामला। तो नोटा, पहली बात, नोटा को विधि सेंटर ने कहा है कि भाई पूरे इंडिया के हर इलेक्शन में, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, इट शुड बी कंपल्सरीली अप्लाइड। अब यहां देखो, जब भी आप इस टॉपिक को देखो तो पहले नोट्स हमें क्या बनाने, कभी अप्लाई हुआ, कैसे अप्लाई हुआ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम नोटा की बात कर रहे हैं तो असल में इनिशियली ये 2013 में स्टार्ट हुआ, 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि एक पीआईएल फाइल की थी। किसने? तो पीयूसीएल ने एक पीआईएल फाइल की थी कि पीपल्स राइट टू नॉट वोट। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई जितने लोग हैं इलेक्शन में वो कोई उनमें से लायक नहीं है, तो उस राइट का भी सम्मान करने के लिए आपको पीआईएल आना चाहिए। तो पीआईएल आया और पीआईएल में ये बातें की गई और एक नोटा अप्लाई हो गया पूरे देश में। तो नोटा के तहत योर राइट टू नॉट वोट का भी सम्मान किया गया। लेकिन अब ये भी सच्चाई है कि नोटा को बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया है और भारत में अनअपोज इलेक्शन बहुत कम होते हैं। अभी विधि सेंटर का कहना है कि भाई इसको पूरे देश के हर इलेक्शन में अप्लाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नोटा को हर जगह अप्लाई करना रिक्वायर्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भारत में 1971 के बाद ऐसे 6 ही मामले हैं जहां पर आप कह सकते हो अनअपोज्ड इलेक्शन किया गया है, या 1950 के बाद केवल ऐसे 7 मामले ही हैं जहां पर आप देख सको 9 मामले जहां पर इलेक्शन में कैंडिडेट्स अनअपोज्ड खड़े हुए हैं। 9 केसेस सिंस 1952। सिंस 1971 ओनली 6 अनकंटेस्टेड इलेक्शंस। तो 6 ही अनकंटेस्टेड इलेक्शंस ओवरऑल हुए हैं। 1952 से देख ले तो केवल 9 हुए हैं। सो केवल 9 केसेस में जब ओवरऑल 9 केसेस ही आपके आए हैं 1952 के बाद से, तो नोटा कितना रेलेवेंट है? क्योंकि नोटा एज प्रिंसिपल जब अप्लाई होगा तो वो सामने वाले कैंडिडेट को अगर 1 वोट भी पड़ गया अपना खुद का भी, तो वो जीते हुए माने जाएंगे, नो मैटर हाउ मच वोट्स नोटा गेट्स। तो इलेक्शन कमीशन इसको लेकर इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। और उनका ये कहना है कि ये रियलिस्टिकली नोटा का लोग इस्तेमाल करते भी नहीं है, और ऑलरेडी भारत में अनकंटेस्टेड इलेक्शन चुनाव जीतना बहुत रेयर चीज है। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस उनका ये भी कहना है कि नोटा को अगर आप मैंडेटरीली हर जगह अप्लाई करोगे तो आपको कुछ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे आरपीए के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और इलेक्शन रूल्स में आपको बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में कोर कहना यह है कि अगर ये इतना ही रेयर इवेंट है कि लोग अनअपोज इलेक्शन जीत ही नहीं पाते, इलेक्शन होते ही नहीं अनअपोज, तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो उसका विरोध ही नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरे देश में इतने कॉम्प्लेक्स चुनाव को पूरा करवा सकती है, तो वो एक ये नोटा को ऐड करने में बैलेट पेपर्स में इतना विरोध क्यों कर रही है? इस आर्टिकल का कोर उद्देश्य कहना, इनका कहना है कि नोटा जैसे ही देश में अप्लाई होगा, अगर सभी इलेक्शंस में आता है, तो नोटा एक तो काम ये करता है कि वोटर्स को एम्पावर करता है कि एक तो जो आपकी राइट है टू नॉट वोट, प्लस ये एक फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को बता रहे हो कि भाई आपके
जो चुनाव में जो लोग खड़े हो रहे हैं उनका समर्थन नहीं करते। और ये एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, क्योंकि ये आप इलेक्शन में वोट डाल के पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हो, लेकिन नोटा वो लोग दबाते हैं जो आमतौर पर वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तो उससे जो हमारा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, यानी इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में जो आप देख रहे हो मसल पावर का इस्तेमाल, क्रिमिनल्स का चुनाव जीतना, उसके खिलाफ एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है वो ये है कि भाई नोटा का तो पहले इस्तेमाल होता ही नहीं है। अभी तक हम देखें तो केवल 1% से थोड़े से ज़्यादा वोट नोटा को पड़े हैं 3 लोकसभा इलेक्शन में। 2013 में अप्लाई हुआ ये, 2014, 2019 और 2024 3 इलेक्शंस हुए हैं, और इन तीनों में ही 1% से भी थोड़े ज़्यादा लोगों ने नोटा को वोट दिया। और अगर देखा जाए तो एक बिहार का इलेक्शन था 2015 में जहां 2.5% के आसपास नोटा को वोट पड़े थे, अदरवाइज नोटा का वोट बहुत कम रहा है। लेकिन बात ये की गई है कि फिर भी अगर हम इस परसेंटेज वाइज डेटा को छोड़ दें तो उसके बावजूद भी ये नंबर लगभग 25 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। सो अगर 25 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका नंबर है तो उसमें से इतने वोट आने का मतलब भी बहुत बड़ा ये नंबर है। तो इसलिए आप इसको जो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई स्टेट इलेक्शंस हैं जहां पर 1% ज़रा वोट पड़ा। बिहार से हमने बताया 2.48, अराउंड 2.5% के आसपास वोट यहाँ पे पड़े थे। गुजरात में 2017 में अराउंड 1.8% वोट पड़े थे। तो ओवर द ईयर्स नोटा अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल्स पे वोटिंग उसको आती रही है और ऊपर नीचे थोड़ा होता रहा है। विद समय के साथ नोटा में वोट्स लोगों ने कम दिए हैं, लेकिन नोटा की रेलेवेंस ये है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम नोटा को रेलेवेंट बनाएं। क्या हमें नोटा को सिर्फ एज अ सिंबॉलिक ऑप्शन वहां पर प्रेजेंट करना चाहिए, या फिर नोटा का इस्तेमाल करके हम इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछो तो बिल्कुल हमें इलेक्टोरल सिस्टम में नोटा को इंक्लूड करना चाहिए। नोटा को लेकर ये बात की जा सकती है, जो आर्टिकल में भी बोली गई है, कि क्या हम नोटा अप्लाई करने के लिए ये नियम लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इतने परसेंट, यानी 2% वोट तो आपको कम से कम आने चाहिए, तब जाकर आप इलेक्टेड माने जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक वोट भी पड़ गया तो आप जीत गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मिनिमम परसेंट ऑफ वोट एक इलेक्शन में होने चाहिए। 5% वोट लेट से कम इतने वोटर्स आके वोट करें और तब आप सर्वाधिक वोट ला रहे हो तो आप इलेक्शन जीत गए, ऐसा कुछ नियम होना चाहिए। सो वी शुड फिक्स अ मिनिमम परसेंट ऑफ वोट्स टू बी पोल्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द बेंचमार्क ऑफ गेटिंग इलेक्टेड। एक ही हो सकता है, नोटा वोट्स को हमें लेजिटिमेसी देनी चाहिए। अगर 1% से ज्यादा वोटर ने नोटा को चुन लिया, मान लो आपने नंबर रखा 8% या फिर 10%, अगर किसी इलेक्शन में 10% से ज्यादा लोगों ने वोट नोटा को दिया है, इसका मतलब री इलेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं तो नोटा एक रेलेवेंट ऑप्शन बन जाएगा, और उस सिनेरियो में जहां नोटा एक रेलेवेंट ऑप्शन बनता है, हमारी पॉलिटिक्स और ज्यादा क्लीन और बिना विवादों के शायद कुछ एरियाज में काम कर पाए। तो इस आर्टिकल का सार अगर हमें लिखना है तो हम देखेंगे नोटा कैसे इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, 2013 में PUCL की PIL आई थी, राइट टू नॉट टू वोट। वोटर के कुछ नंबर्स इलेक्शन कमीशन ने काउंट किए कि भाई 2.48% या 2.5% के आसपास बिहार में हुआ है। 1% के से भी कम, 1% से थोड़ा ज़्यादा, 1.2 के आसपास है, जितने हमारे 3 इलेक्शन हुए जनरल, उनमें उनका वोटर शेयर है। प्लस अगर आप देखिए अनअपोज इलेक्शंस की बात जब हम करें, हाईएस्ट में नोटा का हाईएस्ट देखो तो बिहार का 2.48 और गुजरात का 1.7%। उसके बाद वहां भी फ्लक्चुएशन देखी गई आगे के इलेक्शंस में। अनअपोज इलेक्शन 6 बार 1971 के बाद और 9 बार 1952 के बाद, तो वो भी संख्या हमें पता लग गई। तो नोटा की रेलेवेंस कम कैसे, वो हमें पता लगा। अब इसको यूज क्यों करना है, क्योंकि इससे हम फीडबैक, क्लीन पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे सकते हैं। एक कोर हमारा आइडिया इससे निकल गया, जो हमें अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में पॉलिटी में ऐड कर देना चाहिए, ताकि वहीं से हम जब रिवाइज करना चाहें तो ये डेटा हमें वहां पर मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है द ईयरली थैंक यू टू नर्सेज इज नॉट इनफ। और 12 मई को वो दिन था जब इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। हालांकि इसको थोड़ा टाइम बीत गया है, लेकिन ये आर्टिकल प्राइमरली बात कर रहा है कि भारत में नर्सेज को लेकर क्या समस्या है। आमतौर पे हम नर्सेज को बिल्कुल ही इंडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है और नर्सेज को उतना स्थान नहीं मिलता। और भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सर्वाधिक जो ऑक्सिलरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या नर्सेज हैं, वो दुनिया भर में बाहर से नर्सेज जाके काम करते हैं, और इवन भारत में भी उनका बहुत बड़ा रोल है इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो इस आर्टिकल में बोला गया कि कैसे केवल थैंक यू कहना काफ़ी नहीं, उससे ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो पहली बात, जो ये संस्थान है नर्सेस का, या जो इसको सिस्टम आप कहते हो एक तरह से, ये जो स्ट्रक्चर हुआ है कैसे हुआ। तो एक महिला थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से ही मेजरली ये चीज़ स्टार्ट होती है, जिनके नाम पर ही जो अवार्ड है वो दिया जाता है साल में। जो मेडल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल, जो कि
इनके ऑनर में दिया जाता है किसी भी नर्स को। जब क्रीमिया की वॉर हुई थी तो इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ केयर किया था वॉन्डेड सोल्जर्स का, और वहीं से ये नाम स्टार्ट हुआ। और 1820 में आज ही के दिन ये पैदा हुई, 12 मई को। आज तो नहीं, 12 मई का डेट था वो, हम तो थोड़ा आगे चल रहे हैं। तो 12 मई 1820 के बाद से ये जब इसमें पैदा हुई उसी दिन के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। पर क्या हम रियलिस्टिकली अपनी नर्सेस का सम्मान करते हैं? वी कैन से नो, बिकॉज रीजन बीइंग दैट ओवरऑल इंडिया में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें नर्सेज और मिडवाइफ अराउंड 47% है। 47% ओवरऑल हेल्थ केयर वर्कर्स का 47%। लेकिन चाहे आप लीडरशिप रोल की बात करो, चाहे पॉलिसी मेकिंग की बात करो, चाहे जो आप ब्रिज करने की बात करते हो, भारत में कहा जाता है कि टर्शरी हॉस्पिटल्स जैसे एम्स या बड़े हॉस्पिटल ये हमेशा ओवर क्राउडेड रहते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने ये बोला कि हम ये काम करेंगे कि हम ब्रिज कोर्सेज चलाएंगे। अपने आयुष मिनिस्ट्री और आयुष डॉक्टर्स को भी एम्पावर किया। पर नर्सेज को जो एक मौका मिलना चाहिए, नर्स प्रैक्टिशनर का जो एक स्कोप है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां बेसिक हेल्थ केयर के लिए नर्स प्रैक्टिशनर्स काम कर सकें, वो प्रावधान भारत में ऐड नहीं किए। देखिए, दुनिया भर में ना जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें एक पोस्ट होती है नर्स प्रैक्टिशनर्स की, जहां पे हेल्थ केयर गैप जो होता है ना, जहां डॉक्टर्स हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, तो वहां नर्स प्रैक्टिशनर्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं केयर प्रोवाइडर्स का। छोटी मोटी बीमारियां हो गई या कुछ बेसिक जो हेल्थ केयर की दिक्कतें हैं वो आप नर्स प्रैक्टिशनर्स को दिखा सकते हैं, वहां से चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। भारत में वो प्रावधान नहीं है। अब आप सोचोगे ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऑन पेपर नर्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इन रियलिटी भारत में किसी भी केमिस्ट के पास आप जाओ, मैक्सिमम इंडिया की जो जनसंख्या है वो अपना प्राइमरी हेल्थ केयर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके लेती है जिसे हम झोला छाप कहते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बिना कुछ पढ़े हुए अपने वो कहता है हम प्रैक्टिशनर हैं। बिना पढ़ाई की बस उस व्यक्ति ने डॉक्टर के अंदर कुछ काम किया, एक दो इंजेक्शन लगाया, बस वो अपना दुकान खोल के इलाज करने लग गया गाँव में जाके। क्यों? क्योंकि भारत में रजिस्टर्ड नर्स प्रैक्टिशनर्स का ऑफिस ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डॉक्टर्स को लगेगा भाई मेरे जगह तो सारे पेशेंट इनके पास चले जाएंगे, उनको आप केयर प्रोवाइडर की तरह देखते नहीं हो। हेल्थ सिस्टम में एक हायरार्की सी बन गई है जिसमें नर्सेस को नीचे रखा जाता है। तो भारत में जो प्रॉब्लम है अभी, एक तो ऐसे प्रैक्टिशनर्स की जो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, और ओवर क्राउडेड ओवर वर्क डॉक्टर्स की, उनका रिजोल्यूशन है कि आप नर्स प्रैक्टिशनर्स को एम्पावर करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको रजिस्टर करें। तो एनपीज असल में होते क्या हैं? तो ये एडवांस्ड प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्सेज हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है मास्टर्स लेवल पे भी, जिससे वो डायग्नोज कर सकती हैं, ट्रीट कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना डॉक्टर्स के पास जाए। आप छोटे मोटे लेवल पर उनसे भी आप अपने आप को दिखा सकते हैं। और हेल्थ केयर एक्सेस से बढ़ता है उन एरियाज में जिनको अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं किया हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर पॉलिसी में बोला गया था कि नर्स प्रैक्टिशनर आर एसेंशियल वर्कर्स, एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। लेकिन रियलिटी ये है कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने बोला भी था कि हम एनपी प्रोग्राम लाएंगे, प्रैक्टिशनर्स प्राइमरी हेल्थ केयर में और आगे बढ़ेंगी, लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा हुआ नहीं। वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया, तेलंगाना, केरला में, लेकिन वहां भी ये मामला फंस गया क्योंकि पूरी तरह से भारत में एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो नर्सिंग काउंसिल ने बोला भी था और हेल्थ पॉलिसी में भी आपके है, पर ये अप्लाई नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि भारत में एक हेल्थ हायरार्की है और भारत में इग्नोरेंस है टुवर्ड्स नर्सेस, कि वो सबऑर्डिनेट की तरह ही काम कर सकती हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। मानसिकता है जिस चक्कर में अक्सर उनको वो जगह नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। तो इन हाउस ट्रेनिंग उनको पहली बार दी नहीं जाती। कई जगह से इंस्टीट्यूशंस खोले गए कि उन्होंने इन हाउस ट्रेनिंग दी जाए। देखो, आप कहोगे जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स एमबीबीएस कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान उनको ट्रेनिंग दी जाती है हर एक एरिया में। आप एमडी एमएसएस की बात करते हैं। इन केस ऑफ नर्सेस ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन का मौका मिल सके। तो मास्टर्स लेवल पे अगर उनके लिए स्पेशलाइजेशन का स्कोप खोला जाए तो उस गैप को फुल कर सकते हैं। ये नहीं कि वो ऑपरेशन करने लग जाएंगे, सर्जरीज करने लग जाएंगे, बट एक बेसिक काम जैसे मिडवाइफ्स का हो गया जो डिलीवरी का काम होता है, या फिर आप डायबिटीज़ की बात कर लो, या आप किसी लेवल पे एक बीमारी में स्पेशलाइजेशन करवा सकते हो ताकि उस पर एक डायग्नोसिस का काम, ट्रीटमेंट का काम लिमिटेड लेवल पे वो कर सके। तो भारत में जो नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनका एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि क्लिनिकल स्किल, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करने की अथॉरिटी दी जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कि उनको अभी तक जिस तरह से कानूनन रूप से जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया है। और मेडिकल कम्युनिटी में भी दिक्कत ये है कि उनको लग रहा है कि उनकी पावर खत्म हो जाएंगी, क्या ये इंटीग्रेट कर पाएंगे सिस्टम में। भारत में अभी जो करिकुलम है
उसमें लाइसेंस को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि क्या नर्सेज ऑपरेट कर सकती हैं या नर्सेज डायग्नोसिस कर सकती हैं, ट्रीट कर सकती हैं। आगे क्या करियर है वो क्लियर नहीं है। कौन इनको लाइसेंस करेगा ये क्लियर नहीं है। लीगल रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए वो क्लियर नहीं है। और ऑलरेडी जो हेल्थ सिस्टम है उनमें इनका क्या रोल हो सकता है नर्स प्रैक्टिशनर्स का वो क्लियर नहीं है। तो ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये नर्सेस के लिए जो सालों साल से काम कर रही है उनके लिए पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। एक नर्स का प्रमोशन क्या है, वो जिंदगी भर नर्स बन के नर्स ही बन के रह जाएंगे, या फिर वो कानून तोड़े और एक जनरल प्रैक्टिशनर बन जाए जो बाद में, जिसे आप कहते हैं आमतौर पे गांव में ऐसे डॉक्टर्स घूमते रहते हैं इलाज करने के नाम पे कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है। भारत को जरूरत है सीखने की उन देशों से जहां भारतीय के ही नर्सेस जाके नर्स प्रैक्टिशनर्स बन जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर एक्सेस बढ़ाने के लिए उन एरियाज में जहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो वहां एक एनपी टाइटल शुरू किया गया, इनका लाइसेंस फॉर्मलाइज किया गया, नर्स नेड मॉडल शुरू किए गए जिनमें वॉक इन सेंटर्स थे। यानी डॉक्टर का आपको स्टैम्प जरूरी नहीं है, एक नर्स प्रैक्टिशनर जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, जिनके पास लाइसेंस है, आप उनसे काम करवा सकते हैं। लेकिन भारत में पॉलिसी गैप के अलावा कल्चर, जेंडर और हायरार्की का इशू है। भारत में महिलाएं ही अक्सर नर्सेज रहती हैं, डॉक्टर्स के सबऑर्डिनेट रहती हैं। तो कहा जाता है पेट्रियार्की भी एक रोल प्ले कर रही है कि भाई कैसे एक लेडी नर्स जो है वो डॉक्टर से अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिख देगी, या उनको ये राइट मिलना चाहिए नहीं। कल्चर का रोल है, जेंडर का रोल है। इसी वजह से पॉलिसी जब डिजाइन की जाती है तो वहां इनका भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। तो हमें रेगुलेशन, करप्शन और पैट्रियार्की तीनों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग नर्स मूवमेंट शुरू करने की जरूरत है जहां पर नर्सेज लीड कर पाए चीजों को। कई देश जो ऐसे लो इनकम कंट्रीज है वहां इनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। भारत की नर्सेज बाहर जाके काम भी कर रही हैं और कई लोग काफी इसमें सफल भी रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक उल्टी गंगा बह रही है, भारत नर्सेज हर जगह जा रही हैं लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इंडिया में कोलैबोरेटेड टीम बेस्ड केयर मॉडल अप्लाई करने की जरूरत है, जो प्रोग्रेसिव हो, जो इक्विटेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। अब आप इक्विटेबल क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करते हो, कैसे प्रोवाइड करोगे इक्विटेबल क्वालिटी हेल्थ केयर जब आपके डॉक्टर्स गांव में है ही नहीं। इक्विटेबल हेल्थ केयर के लिए क्या उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो, क्या वो गांव में जाकर काम कर सकते हो? तो नर्सेस के साथ ही वो काम कर सकते हैं। और देखा यह जा रहा है कि नर्स प्रैक्टिशनर्स जो होती हैं इनकी जो केयर है उसकी प्राइस भी कम होती है और पेशेंट्स में सेटिस्फाइड भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके पास उतनी भीड़ भी नहीं होती है। तो इसलिए एक बड़ा रोल ये निभा सकती है। तो नर्सेस को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। नर्सेस के प्रैक्टिशनर मॉडल में नर्सिंग एजुकेशन, रेगुलेशन और इनमें भी लीडरशिप ग्रो करनी चाहिए ताकि इनके पास भी करियर पाथ हो कि हाँ इतने साल बाद मैं नर्स प्रैक्टिशनर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। याद रखिए केवल फीमेल्स ही नर्स नहीं होती, मेल नर्सेस भी होते हैं। भारत में ये भी एक समस्या अभी तक लोगों को पता भी नहीं है। तो ज़रूरत है लीगल रिकॉग्निशन की। सबसे पहले हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है। हमारे सिस्टम में रिफॉर्म होने चाहिए कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे रिजॉल्व करना है। जो इनकी ट्रेनिंग जहाँ होगी वहाँ पे जो फैकल्टी हो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। आपके पास कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मतलब कि अगर मान लो एक किसी नर्स प्रैक्टिशनर ने एक किसी व्यक्ति को रेफर किया बड़े डॉक्टर के पास या एक डॉक्टर के पास, तो जो मैकेनिज्म है कि हाँ भाई वो भी माने कि हाँ इसने डायग्नोसिस किया तो कुछ सही होगा, पेशेंट हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाए, जो थ्योरी और प्रैक्टिस का गैप है उसको रिजॉल्व किया जाए, लीडरशिप को बढ़ावा दिया जाए, एथिक्स के ऊपर फोकस किया जाए, एथिक्स एंड लीडरशिप, ठीक है। और प्लस जो कल्चरल बैरियर्स हैं और जो पॉलिसी लेवल बैरियर हैं उनको तोड़ा जाए, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ हम इस एरिया में सही में काम कर सकते हैं। जब तक क्लियर करियर पैथवेज नहीं होंगे, फेयर पे नहीं होगा, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तब तक कोई इसको वायबल करियर अल्टरनेटिव की तरह नहीं देखेगा। और जब तक उसको वायबल करियर अल्टरनेटिव की तरह नहीं देखा जाएगा, हम नहीं मान सकते कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना है। इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना, तभी जाकर ये देश और इसका हेल्थ केयर सुधर पाएगा। हमें जो कोर एस्पेक्ट है, ग्रास रूट नर्सिंग हो गई, वो कैपेसिटी टू स्पीक द ट्रूथ टू पावर चेंज, नर्सेस को मौका मिलना चाहिए कि वही लीड करें और वही एक रिफॉर्म लेकर आए। यहाँ पर जेंडर वेस्ट अंडर वैल्यूएशन जो है वो भी हमें रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये एक तरीके है जिसके तहत भारत में जो एक नर्सेस का डे आया तो आपने थैंक यू नर्स बोल के, थैंक यू सिस्टर बोल के खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। आपको यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तभी आप चेंजेस ला पाएंगे, तभी आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये दिक्कतें कभी रिजॉल्व हो नहीं पाएंगी और भारत में हेल्थ केयर जो एक इशू है वो बना रह जाएगा। तो इस आर्टिकल से हमने क्या सोचा और क्या समझा एनपीज के बारे में। व्हाट आर एनपीज, कौन होती है नर्स प्रैक्टिशनर्स, आज क्यों हम उनकी बात कर रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, प्लस व्हाट इज द इशू विद टर्म्स ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया। लीगल एक फ्रेमवर्क नहीं है,
पॉलिसी लेवल पे कोई आगे नहीं आ रहा, जेंडर, सोशल हायरार्की, लैक ऑफ पाथवेज कि भाई कैसे आप उसको कोऑर्डिनेट करोगे, और इवन आपके पास ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जहाँ जो आपके कल्चरल नॉर्म्स हैं उसमें जो दिक्कतें हैं वो क्यों इनकी ज़रूरत है, वाई डू वी नीड देम। तो आप ग्लोबल एग्जाम्पल दे सकते हो ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर इंडियन नर्सेज नहीं जाके काम किया हुआ है। एनपीज कैन फिल द गैप। एनपीज के केस में बेहतर सेटिस्फैक्शन होता है पेशेंट का, दे कैन डू डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वी नीड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ ब्रिज कोर्सेज और वी नीड टू हैव मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन इन सर्टेन एरिया सो दैट नर्स प्रैक्टिशनर्स कैन परफॉर्म बेटर। तो इस तरह आप एक फ्रेमवर्क इसका बना लो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हेल्थ केयर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल नर्सेस प्ले करती हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आर्टिकल था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है मणिपुर इशू के बारे में। इंटरनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि मणिपुर इशू को लेकर भारत में एक पैराडॉक्स है। हमने देखा पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भारत ने एक सख्त रवैया अपनाया, और पाकिस्तान ने, जिसने इसको प्रमोट किया, जो टेररिज्म को बढ़ाता है, उसको सजा दी गई, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। इस आर्टिकल में ऑथर का कहना यह है कि भाई आपने मणिपुर को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया, क्यों नॉर्थ ईस्ट को कई मामलों में साइड लाइन किया जाता है, और भारत की अप्रोच जो मणिपुर के राज्य को लेकर है उसको लेकर क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बात की गई। 2 साल लगभग हो चुके हैं मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट को, और अभी तक मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ। लगातार यहाँ पर डिवास्टेशन फैली हुई है, 250 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं और हज़ारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन अभी भी ये नेशनल प्रायोरिटी में नहीं है। पाकिस्तान के केस के बाद फिर हमें देखने को मिलता है जो पहलगाम कश्मीर में जो इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया उस इमरजेंसी को, तो कश्मीर वॉज प्रायोरिटाइज, वाई, बिकॉज इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी इशू। आप इसको सोवरेनिटी पे खतरा भी मान रहे थे, बाहर से टेररिस्ट अटैक आके आपके ऊपर अटैक किया, आपने उसको लोगों की जाने गई जो बहुत बहुमूल्य थी। आर्टिकल में ये कहना है कि मणिपुर में भी जाने जा रही हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रही, उस तरह से अप्रोच क्यों नहीं है, उसको एनालाइज किया गया है। यहाँ जो ह्यूमन ट्रेजेडी है इसको उतना अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, नहीं मीडिया से, नहीं सोसाइटी से, जितना इसको मिलना चाहिए जैसे हमें बाकी जगह पर लगता है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये एक पैराडॉक्स है, जहाँ मणिपुर में कई लोगों ने कोशिश की कि इसको प्रमोट किया जाए एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, कि वे बाहर से लोग आके आपके देश में अटैक कर रहे हैं, जो कि इनका कहना है कई हद तक सही नहीं था, पर वो भी कामयाब अपने प्रोग्राम में नहीं हो सके। तो पहली बात जो भारत के कई लोगों के साथ दिक्कत है, मणिपुर कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, यही क्लियर नहीं है। तो देखो भाई, ये भारत की सीमा, मैप यहाँ लगा हुआ है, इसलिए भारत में अगर आप भूटान को क्रॉस करोगे, नेपाल से जाते हो छोटा सा सिक्किम, ये है आपका चिकन नेक, सिक्किम से पहुंचे भूटान, भूटान से ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर, और यहाँ है नीचे की तरफ मिजोरम। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये त्रिपुरा है, और ऊपर यहाँ मेघालय है। तो मणिपुर की बाउंड्री म्यांमार के साथ लगती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, रिमेंबर दिस। तो अब मणिपुर की हम जब बात करें कि भाई ये है वो इलाका जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ किस तरह का है, देखो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 ग्रुप्स के बीच में, एक है मैतीज वर्सेस कुकीज़, और कुकीज़ और नागाज भी एक साइड है। तो मीतीज वो लोग हैं असल में जो प्लेन्स में रहते हैं, और कुकीज़ वो हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं। कुकीज़ और नागाज भी इनके सपोर्ट में, ये अक्सर पहाड़ों पे रहते हैं, हिल वाले ये हैं, और ये प्लेन्स वाले हैं। तो मीतीज का कहना था कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए ताकि हम भी अपने राइट्स को पूरा कर सकें, जबकि कुकीज़ और नागाज का कहना है कि नहीं भाई, इनको एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग लैंड, रिगार्डिंग कि किसकी वो टेरिटरी है, और यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो अभी जो मुद्दा था वो यही था कि मीतीज और नागाज का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला जा रहा था। हम अगर यहाँ देखें तो क्या भारत और पाकिस्तान, या कश्मीर और मणिपुर को अगर हम कंपेयर करें, नॉर्थ ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उसमें कुछ चीज़ें वैसी ही हैं जो कश्मीर में है? तो बिल्कुल है। कश्मीर में क्या हो रहा था, जम्मू कश्मीर में जब टेररिज्म बढ़ा तो पाकिस्तान ने उसको फंड किया, पाक फंडेड, यानी एक्सटर्नली फंडेड, वेपन्स दिए गए, हथियार दिए गए, पैसे दिए गए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स थे और अभी भी हैं, जैसे NSCN, IM, NSCN के कपलांग, मीज़ो नेशनल फ्रंट की आप बात कर लो, उल्फा की आप बात कर लो। इन सभी ग्रुप्स को चाइना से सपोर्ट मिला, म्यांमार से सपोर्ट मिला कुछ हद तक,
लेकिन बाद में भारत ने बहुत लेवल पर इसको कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर दी। फंडिंग और जो वेपन्स आ रहे थे उनको लगभग रोकने में कामयाब रहे। हमने ऑपरेशन ऑल क्लियर भी किया था इस बॉर्डर एरियाज पे और इसको पूरा हिस्सा साफ भी कर दिया। तो इस वजह से वो दिक्कतें जितनी अभी कश्मीर में उतनी यहाँ नहीं है। वी हैव बीन एबल टू रिजॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम अभी तक था, वहां से हिंसा हो रही थी। और कई लोगों ने कोशिश की कि भाई इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाया जाए। बोला कि भाई मणिपुर में जो वायलेंस है ये कुकी आर्मी आती है म्यांमार से, जिसकी वजह से ये हिंसा होती है। और एक बोला गया, हमें इनपुट भी मिले हैं जिसके ऊपर कहा जा रहा था 900 कुकी मिलिटेंट आ रहे हैं म्यांमार से जो भारत में रॉकेट लॉन्चर करेंगे मीती विलेज के खिलाफ। लेकिन वो भी सामने नहीं आया। वही मामला जो वो चाह रहे थे कि भाई इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट का रूप दिया जाए कि बाहर से म्यांमार से जो कुकीज भारत के नागरिक नहीं है वो आकर भारत में रहने वाली मीतीज के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो प्लॉय करने की कोशिश थी। याद रखो मेजॉरिटी यहाँ पर मीतीज की है इन मणिपुर। कुकीज माइनॉरिटी में है, हिल पे रहते हैं वो। और जब उन्होंने इसको कोशिश की बनाने की भाई कुकी लोग आगे हमला कर रहे हैं, कुकी हो गए, नागा हो गए, जोमी हो गए, हमार हो गए, ये सारे पहाड़ी लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, हिल पर। तो पर वो चीज़ें भी उस तरह से जो स्वरूप दिया जा रहा था वो नहीं हो सका, ठीक है। और लेकिन अब ये है कि भारत में कई जगहों पर वैलीज में जो इंसर्जेंट ग्रुप है, देखो एक इंसर्जेंट ग्रुप इसमें ऐसे हैं जो आपके कुकी जोमी वगैरह के अपने खुद के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। और जो मीतीज हैं ये क्योंकि ये वैली में रहते हैं, घाटी में, तो ये वैली में इनके भी कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स ने क्या किया था, कई कई पुलिस चौकियों पे कब्जा करके वो हथियार तक कैप्चर कर लिए। तो इनके पास बहुत सारे हथियार आज पड़े हुए हैं। ये मिलिटेंट ग्रुप वहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ये भी वहां पर बहुत हिंसा कर रहे थे। इनकी हिंसा को उतना हाईलाइट नहीं किया गया, इसका विरोध किया इस आर्टिकल में कि भाई जो वैली में वायलेंस हो रहा है आप उसको उतना देख नहीं रहे हो, कुकीज के ही वायलेंस को आप देख रहे हो। इसी वजह से भारत में दिक्कत यहाँ पर इन एरियाज में ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये एक पूरा वॉर की तरह हो गया जहाँ कुकीज और मीतीज आपस में एक जंग की तरह लड़ रहे हैं, जहाँ दोनों के मिलिटेंट ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं। भारत के होम मिनिस्टर ने, भारतीय सरकार ने लगातार कोशिश की कि यहाँ पर कुछ एक तरह का आत्मसमर्पण हो जाए, सरेंडर हो जाए। तो जब उन्होंने विजिट किया था मई में, उसके बाद थोड़ा सा एक उम्मीद की गई थी कि कुछ चीज़ें होंगी। कुछ जो ग्रुप्स हैं मीतीज के, उन्होंने ये बोला भी कि हाँ हम सरेंडर कर देंगे। और भारत ने उस समय 2004 में जब ऑपरेशन ऑल क्लियर किया था तो यहाँ पर जितने भी वैली के आसपास जितने मिलिटेंट ग्रुप्स थे सबको न्यूट्रलाइज कर दिया था, सबको खत्म कर दिया था। भूटान और इवन म्यांमार की सरकार ने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया का समर्थन किया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन ऑल क्लियर होने के बाद बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को खत्म कर दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन भारत ने गलती ये कर दी कि जब 2004 में वो सक्सेसफुल हुए उसके बाद उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के ऊपर, इस एरिया की लगातार कॉम्बिंग करने के ऊपर, यहाँ से क्लियरली ऐसे ग्रुप्स को खत्म करने के ऊपर फोकस नहीं किया। और इसी वजह से चीज़ें दोबारा पनपी और अब इस लेवल पर आ गई जहाँ मुद्दे और ज़रा बुरी तरह से खड़े हो चुके हैं। अब देखो मैं एक बार बेसिक आउटलुक फिर बताता हूँ। मणिपुर है, मणिपुर में दो तरह के डिस्प्यूट्स हैं। एक तो प्रॉपर्टी जो लोग हिल पे रहते हैं और एक जो वैली में रहते हैं। वैली वाले मुख्य रूप से मीतीज हैं, याद रखो मुख्य रूप से, नॉट ऑल ऑफ देम। हिल में आपके कुकीज, नागाज, ये सारे हिल में रहते हैं। या मीज़ो की आप बात कर लो तो यहाँ भी कई सारे ग्रुप्स थे जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, इधर भी कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे। अब देखियो बॉर्डर लगता है मणिपुर का म्यांमार में, तो यहाँ कई सोल्जर्स जो थे इनके मिलिटेंट ग्रुप्स वो यहाँ भाग के आ जाते थे, यहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर पहाड़ों में छुपे रहते थे, फिर घुस के इंडिया में अटैक करते थे। तो बाद में 2004 में जब ऑपरेशन ऑल क्लियर हुआ तो भारत ने काफ़ी स्ट्रांगली इन एरियाज में एंटर करके इन सब को भगाने में, हटाने में कामयाबी हासिल की। मिजोरम मणिपुर के हिस्से में काफ़ी सफल रहे हो। लेकिन जितनी तरह से इस तरह को और इन्हें पुश करना चाहिए था, इस इलाके को और सिक्योर करना चाहिए था, वो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कर नहीं पाए। और भारत को जितना अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए था, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, वो इंडिया कर नहीं पाई। इसी समय में ये जो हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार, यहाँ पर भी एक बदलाव होता है। म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता थी, मिलिट्री सरकार, उसके साथ हमारा संबंध अच्छा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, एक सिविल वॉर म्यांमार में छिड़ गई। तो म्यांमार में अलग अलग ग्रुप्स आ गए, अराकन आर्मी, शान आर्मी आ गई, फिर आपकी काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी आ गई। अलग अलग ग्रुप्स ने आकर यहाँ पर एक जंग स्टार्ट कर दी और म्यांमार में अभी पूरी तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, एक सिविल वॉर छिड़ी हुई है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। तो इसी वजह से उनकी जो आर्मी के साथ हमारा कोलैबोरेशन था वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर अब जब मिलिटेंट्स का कंट्रोल है तो मिलिटेंट्स को चाहिए पैसा,
पैसा दो, हथियार हम कर देंगे। चाइना पाकिस्तान तो चाहते हैं यहाँ पर और डिस्टर्बेंसेस हो। तो क्योंकि आर्मी का भी कंट्रोल यहाँ से जाता रहा, जो म्यांमार की आर्मी थी, सिविल वॉर चल रही थी, हथियार भर भर के यहाँ पर आए थे चाइना से, तो वो उसके बाद से लगातार फिर स्मगल होकर इंडिया में स्टार्ट हो गए। और इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुई कि भारी संख्या में म्यांमार से लोग भाग के मिजोरम और मणिपुर में एंटर करने लग गए। तो भारत को लगा कि भाई भारत में तो बहुत सारे लोग अब जो रिफ्यूजीज हैं वो एंटर किए जा रहे हैं, अपने साथ हथियार भी ला रहे हैं, यहाँ का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स की जनसंख्या कम होती है, बाहर से लोग आएंगे तो दिक्कत उसकी वजह से भी हो जाएगी। तो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर एक नियम हुआ करता था, यानी आप 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते थे, और इसे कहा गया था फ्री मूवमेंट रिजीम। 16 किलोमीटर बॉर्डर के आर पार आप आ जा सकते हो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी वीजा पासपोर्ट के, ताकि यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं वो सीमा के आसपास आके अपने घर रिश्तेदारों के साथ मिल सके। लेकिन भारत को एहसास हुआ कि फ्री मूवमेंट रिजीम का मिसयूज हो रहा है, यहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ रही है, सिविल वॉर में आमर में छड़ी हुई है, तो वहाँ से कई सारे हथियार और लोग इंडिया में घुस रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहा था कि भाई फ्री मूवमेंट रिजीम अभी कैंसिल हो जाएगी, इसको कैंसिल किया गया। ठीक है, तो 31,000 करोड़ रुपए फेंसिंग के ऊपर शुरू किए कि भाई हम फेंसिंग करेंगे और हम यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम नहीं लाएंगे। तो इसको आर्टिकल में बताया गया कि ये जो कोशिश है जिसके तहत आपने फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करके फेंसिंग करने की बात की है, पूरे इलाके में फेंसिंग कर दोगे, 31,000 रुपये खर्च करोगे, एक ऑब्सलीट आइडिया है, इससे आप चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकते। जो इनसिक्योरिटी है वो दोनों ही एरियाज के बीच में, जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में है, और जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसका विरोध भी करें, जैसे मीजोज ने, नागाज ने विरोध किया है इसका कि आप फ्री मूवमेंट रिजीम को मत बंद करो, और ये जो फेंसिंग कर रहे हो अच्छा नहीं है हमारे लिए भी और देश की सिक्योरिटी के लिए भी, कि भाई हमारे लोग वहां रहते हैं, हम आना जाना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में ऑथर का कहना है कि इस चीज से कई सारे ग्रुप इसका विरोध करेंगे फेंसिंग का, और फेंसिंग आप कर भी देते हो, फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर देते हो, तो और जो भावनाएं हैं भड़केंगी, और हिंसा होगी और चीजें और खराब हो जाएंगी। तो इससे बेहतर यह था कि हम पहले एक फ्रेमवर्क बनाते, और जो ट्रांस बॉर्डर लोग हैं, यानी जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका म्यांमार का, उसके आसपास जो लोग रहते हैं सबका दिल जीता जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि भाई क्या तरीका होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर प्लान कर सकें। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व भी नहीं करेगा, और भारत की जो अप्रोच है नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दोनों के लिहाज से भी उतना सक्सेसफुल कदम ये नहीं होने वाला। इसलिए लगातार कहने की नहीं, आपको इस स्टेप पे जाने के बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस बेहतर हो, आपकी आर्म फोर्सेस यहाँ पर किसी भी तरह के इंकर्जन को रोके, जो मिलिटेंट विंग्स हैं उनको रोके, और यहाँ के जो ग्रुप्स हैं ट्राइबल ग्रुप्स, उनको आप कॉन्फिडेंस में लो, उनको आप ये बताओ कि हाँ भाई हम आपके साथ में ही काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इसको एक नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जो एसेस किया है, वहाँ पर पॉलिटिक्स पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है, ना कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे। आपने ये कोशिश नहीं की यहाँ जो फोर्सेज इनकी ट्रेनिंग या जो उनके लिए जो अप्रोच होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से जो ये इलाका है, इस टेरेन के हिसाब से जो आपको इंटेलिजेंस चाहिए, जो आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, आपके ग्रुप्स जो मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर हैं उनको टारगेट करने के लिए जो आपको प्लानिंग करनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स होनी चाहिए, उस पर फोकस नहीं किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जब इतनी बड़ी स्थिति है उसके बावजूद अभी तक लगभग 6,000 से ज़्यादा और 5 लाख से ज़्यादा हथियार और गोलियां आर्म्ड ग्रुप ने यहां से चुराई या फिर यहां से छीनी। उनमें से केवल 4,000 और 6,000 के आसपास जो है वो सरकार के आर्मरी, यानी जो उनके जो भारत की सरकार की पुलिस है या सीआरपीएफ, उनका जो अपना एक जहां पर हथियार रखते हैं, वो हथियार घर जिसे आप कह सकते हैं, वहां से चीज़ें चुराई गई, लूटी गई, और उसको अभी तक सरकार रिकवर नहीं कर पाई। इतने सारे हथियार अगर आर्मरी से उठा के ले गए वहां पे लोग, मिलिटेंट ग्रुप्स, तो इसका मतलब आप बॉर्डर में चाहे कितनी भी फेंसिंग कर लो, जब आपके देश की पुलिस और जो आपके सुरक्षा बल हैं उनकी आर्मरी पे रेड पड़ जा रही है, वहां से हथियार लोग लेके जा रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं, तो फिर क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? चाहे फेंसिंग करो चाहे कुछ भी करो, तो आपको पहले इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए। इनका कहना है कि 6,000 जो स्नैच किए गए आम, उनमें से 4,000 तो आपके स्टेट का आर्मरी के ही हैं, उनमें से 894 ही अभी तक दोबारा डिपॉजिट किए गए हैं। बोला था कि हम वापस कर देंगे, सीज फायर कर देंगे, तो अभी तक तो सारे के सारे लोगों के हाथ में ही हथियार हैं। और थोड़ा सा सरेंडर हुआ, उसको लेकर मीडिया में कवरेज होनी स्टार्ट हो गई कि एक डेडलाइन दी गई है 27 फरवरी की, भाई इस दिन आप करोगे, फिर अगली डेडलाइन दी गई। कुछ ग्रुप्स ने आत्मसमर्पण किया, और जैसे कुकी, जोमी, हमार विलेजेस में 246 लोगों ने 246 हथियार जो है पुलिस स्टेशन में इम्फाल में वो जमा कराए। ठीक है, जैसे जिस ग्रुप का नाम किया गया, एक
अरम्बाई तेनगोल ग्रुप था जिसने हिंसा की थी कुकी जोमी हमार विलेज के खिलाफ, उसने बाद में आकर हथियार सरेंडर किए। लेकिन उसके बाद और जो हथियार जमा करने थे और जो सरेंडर करना था वो नहीं किया गया, और एक छोटे से सरेंडर को लेकर लोगों ने खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो एक अप्रोच होनी चाहिए कि पहले भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबलाइज करोगे, अपने आर्म फोर्सेस को और बेहतर बनाओगे, एम्युनिशन को बेहतर बनाओगे, जो एथिकल सिक्योरिटी डायलेमा है उसको सॉल्व करोगे, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में, उन मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियार कैसे मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, उनको क्यों नहीं क्लियर आउट किया जा रहा, उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा, उनके खिलाफ इंटेल क्यों नहीं जमा किया जा रहा, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जब तक आप वो नहीं करोगे, जब तक इस तरह का आप स्टेप नहीं उठाओगे, तब तक आप किसी भी तरह से चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते। अभी तक आप जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो वो एक ऑब्सोलीट आउटलुक है, वो 1960-70s वाला हिसाब है। आज के टाइम में आपको प्रेसिडेंट रूल से ऊपर उठ के, प्रेसिडेंट रूल आपने इम्पोज कर दिया तो आपको एक एस्केप रूट मिल गया कि भाई हाँ ठीक है, अब सेंटर के पास है तो वो बेहतर मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये इससे रिजॉल्व नहीं हो सकता। एक पीस मील अप्रोच है, यानी अब मुद्दा है तो हम खड़े हैं, बट ओवरऑल आपको सिक्योरिटी अपैरेटस ठीक करने की जरूरत है। ये इस आर्टिकल का कोर उद्देश्य था बताना। तो अगर मैं आपको अब कहूं कि भाई मुझे आप एक ओवर आउटलुक दे दो कि यहाँ पर क्या बात हुई, तो बात की गई मणिपुर की। मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में है, ठीक है, क्या समस्याएं हैं, फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर वैली में और हिल्स में कौन से ग्रुप एक्टिव हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, इसके ऊपर म्यांमार का क्या प्रभाव पड़ा, भारत का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या रहा है, इन चीज़ों को ऊपर हमने चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।